हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं का रसायन शास्त्र का छठा चैप्टर, जिसका नाम द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका 11 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। जो विद्यार्थी उन 11 वीडियो को नहीं देखे हैं, उनसे मेरा एक बार फिर से अपील है कि वे लोग उन 11 वीडियो को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग इस चैप्टर के इस नए लेक्चर में हम लोग आयरन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। आयरन क्या? आयरन बोले तो आयरन का मतलब होता है लोहा। क्या होता है? लोहा। आप सभी जानते हैं, ये बच्चों की जानने की चीज़ें हैं। बहुत छोटे बच्चे जो हैं, जो आपके आपसे जूनियर है, 9th-10th क्लास के बच्चे हैं, उनको भी पता है कि आयरन जो है उनका संकेत क्या होता है। आयरन का संकेत क्या होता है दोस्तों? तो आयरन का संकेत होता है Fe। क्यों होता है? तो Fe जो है इसलिए होता है क्योंकि इसका लैटिन नाम जो है, यानी कि लोहे का लैटिन नाम फेरस है। फेरस से हम लोग Fe निकालें तो इनका संकेत क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? संकेत इसका दोस्तों Fe होता है। अब रही बात, ये भी जान लीजिए इसके साथ साथ, जब हम लोग लोहे के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो ये भी जान लें कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। तो ये तो छोटी बात है, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ये भी सभी लोगों को पता होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान होता है 55.85 होता है। ठीक है दोस्तों। अब रही बात, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आप सभी 10th क्लास में सीखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग किस आधार पे निकालते हैं? कौन सा बेस होता है? तो परमाणु संख्या। ठीक है, 26 है, इसको जोड़ लीजिए। 26 होगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 6 24 2 26 हो गया। ठीक है, अब हम ये पता करते हैं कि ये जो हमारा आयरन है, यानी कि लोहा जो है, ये पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में इसका स्थान कहाँ है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है दोस्तों? सभी जानते हैं 4 ब्लॉक है। S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है और F ब्लॉक है। लेकिन ये भाई साहब, यानी कि लोहा जो है हमारे किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो लोहा जो है डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? डी ब्लॉक। अब रही बात, डी ब्लॉक जो है कहाँ होता है? तो पीरियोडिक टेबल आप ध्यान से देखिएगा। तो पीरियोडिक टेबल में आपके बाएं साइड में जो होता है, बाएं साइड यानी इस साइड में जो होता है वह होता है एस ब्लॉक, और सबसे दाएं साइड जो होता है वह होता है पी ब्लॉक। एस और पी के ठीक बीचों बीच आपको मिलेगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आता है। Fe जो है किस ब्लॉक का तत्व है दोस्तों? तो Fe जो है डी ब्लॉक का तत्व है। अब रही बात, किसका वर्ग क्या होता है? तो ये वर्ग संख्या 8 में पाए जाते हैं। किस वर्ग में मिलेगा? वर्ग संख्या 8 में। कौन? आयरन भाई साहब वर्ग 8 में मिलेंगे। अब इसका आवर्त हम पता कर लें कि आवर्त क्या है, पीरियड क्या है, इसका आवर्त क्या है। तो आवर्त संख्या ये 4 में मिलेंगे। ठीक है ना। यानी कि आपको इन भाई साहब को, यानी कि लोहे को अगर खोजना हो पीरियोडिक टेबल में, तो कहाँ खोजिएगा? तो डी ब्लॉक में जाएंगे। डी ब्लॉक में कहाँ? तो चौथे आवर्त में। और चौथे आवर्त में कहाँ? तो वर्ग 8 में। ठीक है ना। तो ये वहाँ मिल जाएगा आपको। तो हमने जाना लोहे का संकेत क्या होता है। लोहे के संकेत Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। परमाणु संख्या 26, परमाणु द्रव्यमान 55.85, कहीं कहीं लोग 56 भी बोलते हैं, कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व हैं ये जो तत्व किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। किस वर्ग का है? 8वें वर्ग का है। और आवर्त कौन सा है? 4। अब रही बात, हम लोग को ये भी जानना है कि लोहा किस अवस्था में पाया जाता है। हमारे नेचर में लोहा किस अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता देना चाहता हूँ कि लोहा जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। लोहा जब भी मिलता है तो किसी के साथ ही रहता है, वह अकेले नहीं मिलता है, यानी कि मुक्त अवस्था में लोहा नहीं पाया जाता है। तो किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब हमको देखना है कि ये जो लोहा है, लोहा को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो लोहा प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? लोहे के अयस्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो लोहे के कुछ अयस्कों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि लोहा का कौन कौन अयस्क है। तो देखिए, लोहे का सबसे मेन अयस्क जो है वह है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। आप सभी ने
इन भाई साहब के बारे में जाना होगा। किसके बारे में? हेमेटाइट। और एक है सीडेराइट। क्या है? सीडेराइट। सीडेराइट से भी पहले मैं मैग्नेटाइट के बारे में बता देता हूँ। मैग्नेटाइट है एक, ठीक है। उसके बाद है एक सीडेराइट है, सीडेराइट है। और एक है, तो वह कौन सा है? उसको बोलते हैं लिमोनाइट, ठीक है। यह आप लोग जानिए कौन कौन सा है इसका? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, लिमोनाइट है। अब इसका हम लोग सूत्र भी देख लेते हैं। तो हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है दोस्तों Fe3O4, ठीक है। अब रही बात सीडेराइट का, क्या सूत्र होता है? तो सीडेराइट का सूत्र होता है FeCO3। और लिमोनाइट का सूत्र होता है Fe2O3 × 3H2O। ये आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। और FeCO3 किसका सूत्र है? सीडेराइट का है। लिमोनाइट क्या है? Fe2O3 × 3H2O। तो दोस्तों ये सभी लोहे के अयस्क हैं, ठीक है। अब रही बात, हम ये भी जान लेते हैं कि कौन से अयस्क में लोहे की मात्रा कितनी होती है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि जो हेमेटाइट है इसमें लोहे की मात्रा 69.9% होती है। कितना परसेंट होता है? 69.9, यानी कि लगभग 70%, ठीक है ना। अब मैग्नेटाइट में कितना होता है? तो मैग्नेटाइट में होता है 72.4%। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और FeCO3 यानी कि सीडेराइट जो है, सीडेराइट में लोहे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 48.2%, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। और लिमोनाइट में कितना होता है? तो 55%, ठीक है। इतना लोहा होता है। तो लोहे का हमने जाना, लोहे का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है, परमाणु द्रव्यमान 55.85 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 होता है, ठीक है। ये डी ब्लॉक के तत्व है। वर्ग 8 में मिलेगा आपको, आवर्त 4 में मिलेगा। और ये कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग लोहे का निष्कर्षण करते हैं, किसके द्वारा? हेमेटाइट के द्वारा। अब हेमेटाइट के द्वारा ही हम लोहे का निष्कर्षण क्यों करेंगे? तो हेमेटाइट में लोहे के परसेंटेज यानी प्रतिशत मात्रा अधिक है। अब रही बात, अधिक परसेंटेज मात्रा होने के कारण इससे जो है लोहा निकालना आसान होगा, ठीक है ना। तो हेमेटाइट द्वारा मैं लोहे का निष्कर्षण बताता हूँ, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो उससे भी पहले दोस्तों आप लोग कि ये जो बोर्ड पे है इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग हेडिंग बनाते हैं आयरन का एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का निष्कर्षण। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग हेमेटाइट के द्वारा यानी कि Fe2CO3 के द्वारा हेमेटाइट द्वारा लोहे का निष्कर्षण करना हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको धातु कर्म बताया था। क्या बताया था? धातु कर्म। तो धातु कर्म में मैंने क्या बताया था आपको? तो धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग जिन जिन विधियों को यूज में लाते हैं वह सभी धातु कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि धातु कर्म में सबसे पहले आपको अयस्क में जो भी गंदगी है उसको दूर करना है, यानी कि अयस्क का आपको सांद्रण करना है। यानी अयस्क का सांद्रण कर दिए तो अयस्क में जो भी गंदगियाँ हैं वह हट गई। उसके बाद अयस्क का सांद्रण करने के बाद सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त कीजिएगा। सांद्रित अयस्क से धातु बनाना, सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करना, ठीक है। और मैंने बताया था कि सांद्रित अयस्क से यूं ही धातु नहीं प्राप्त हो जाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों को 2 चरणों में चलना पड़ता है। एक तो आपको ऑक्साइड में बदलना है, ऑक्साइड में बदलना पड़ता था। और जब ऑक्साइड में बदल जाए तो उस ऑक्साइड को हमको क्या करना पड़ता था? अवकरण कराते थे, यानी कि वहाँ से ऑक्सीजन को हटाते थे तो हमको धातु मिल जाता था, यानी कि अवकरण कराते थे। तो मैंने ऑक्साइड में बदलने की 2 विधियों के बारे में बताया था। एक बताया था जारन यानी कि भर्जन, और एक बताया था कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन, ठीक है। ये दोनों गर्म करने की प्रक्रिया है। निस्तापन कब? वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि वायु ना हो, वायु की गैर हाजिरी में। और जारन कब? तो वायु की उपस्थिति में। उसके बाद ऐसा करने से हमारा धातु ऑक्साइड में बदल जाता था, धातु के ऑक्साइड में बदल जाता था सांद्रित अयस्क। और जब धातु के ऑक्साइड में बदल जाए, यानी कि धातु के साथ ऑक्सीजन आ जाए, तो वहाँ से ऑक्सीजन को हटाएँगे, तो ऑक्सीजन को हटाना ही अवकरण कहलाता है। और अवकरण
करा के हम धातु प्राप्त करते थे। तो अवकरण की भी कई सारी विधियाँ मैंने आपको बताई थी, कार्बन अवकरण विधि, एल्युमिनियम थार्मिक विधि, ठीक है। तो उनके द्वारा हमने अवकरण कराया और अवकरण करा के हमने क्या प्राप्त कर लिया, धातु प्राप्त कर लिया। अब ये जो आपका धातु प्राप्त हुआ वह पूरा शुद्ध नहीं हुआ है, तो हम क्या करते थे, धातु का शोधन करते थे। तो इस प्रकार हमारा धातु मिलता था। यानी कि धातु कर्म में हमको 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था। एक तो अयस्क का सांद्रण, दूसरा कि सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करना। अब सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने में हमको ये सब करना है, अलग बात है। उसके बाद आप धातु प्राप्त कर लिए तो धातु का शोधन करना पड़ता था, यानी कि यही धातु कर्म का प्रक्रिया थी, ठीक है। तो हमको हेमेटाइट द्वारा लोहे का निष्कर्षण करना है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हेमेटाइट द्वारा लोहे का निष्कर्षण जब आपको करना है तो हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट में जो भी गंदगियाँ है उस हेमेटाइट की गंदगियों को हमको दूर करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अयस्क का सांद्रण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अयस्क का सांद्रण। क्योंकि आपने जो अयस्क लिया है, लोहे का निष्कर्षण आप किससे कर रहे हैं, हेमेटाइट द्वारा। तो हेमेटाइट क्या है, हेमेटाइट तो लोहे का अयस्क ही है। तो सबसे पहले आपको अयस्क में जो गंदगियाँ है, क्यों, हेमेटाइट से हमको लोहा निकालना है। क्या, हेमेटाइट से, यानी कि उस अयस्क से, हेमेटाइट क्या है, अयस्क है, उससे हमको क्या निकालना है, लोहा निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको उस अयस्क में जो भी गंदगियां हैं उनको हटानी पड़ेगी, यानी उसका सांद्रण करना पड़ेगा। अब रही बात कि इसको हम देखना है कि अयस्क का सांद्रण हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों अयस्क का सांद्रण के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड मैंने आप लोगों को बताया था, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि साधारण आपने जो अयस्क लिया, जैसे हेमेटाइट लिया, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ बढ़िया से, उसको आप लोग बोर्ड पे देखें, बढ़िया से समझें। सबसे पहले आपको धातु प्राप्त करने में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, तो जो भी आपको अयस्क मिले हैं उस अयस्क में जो भी गंदगियाँ हैं दोस्तों उसको हटाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अयस्क का सांद्रण करना है। क्या करना है, अयस्क का सांद्रण। अब रही बात कि अयस्क का सांद्रण हम कैसे करेंगे, तो अयस्क का सांद्रण करने के लिए अभी आपका जो अयस्क हेमेटाइट जो है इसमें बहुत सारे मिट्टी के कण हैं, धूल कण हैं। तो ये मिट्टी के कण आपके अयस्क के साथ मिले हुए हैं, तो इनको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इसको हम धो देंगे तो उसमें से जो गंदगियाँ यानी कि धूल कण और मिट्टी कण जो है वो साइड हो जाएगी। तो हम करते क्या है कि देखिए ये इस तरह का एक ढलान है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप लाइन के द्वारा, ठीक है, एक पाइपलाइन के द्वारा, देखिएगा मैं फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोगों को। एक पाइपलाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, एक पाइपलाइन के द्वारा हम यहाँ पे पानी का बहाव करते हैं। कैसा, तेज़ी में पानी का बहाव करते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम क्या करते हैं कि आपका जो अयस्क है, कौन सा अयस्क, आपने जो अयस्क लिया है कौन सा, हेमेटाइट। हेमेटाइट में गंदगी है, कौन सी गंदगी है, तो धूलकण है। तो इस हेमेटाइट को हम यहाँ पे डालेंगे। तो जब हम हेमेटाइट को यहाँ पे हम डालेंगे तो ये पानी का फ्लो तेज़ी से हो रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, एक टैंक खोल दिया, तो पानी का फ्लो तेज़ी से हो रहा है। आपके अयस्क में कैसी गंदगियाँ हैं, धूलकण है, मिट्टी के कण हैं, तो इनको अलग करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से पानी का टैंक तेज़ी में खोल दिया। तो यहाँ से एकदम तेज़ी में पानी बह रहा है, तो पानी इस तरफ बढ़ रहा है, यूँ यूँ करके बह रहा है, ठीक है। तो इसमें अयस्क में जो भी गंदगियाँ हैं, यानी कि कहने का मतलब आपके अयस्क में धूलकण जो है वो आपके अयस्क से अलग हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके गिरेगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक टब में एकत्रित कर लेंगे, ठीक है ना, एक टब में एकत्रित कर लेंगे। तो यहाँ पे जब गिरेगा तो यहाँ पे जो अयस्क है वो भारी होने के कारण यहीं पे रह जाएगा, और जो गंदगियाँ हैं वो गंदगियाँ फिर बाहर निकलेगी, इसको अलग एकत्रित कर लेंगे या बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार जो आपका शुद्ध अयस्क है इसी टब में रह जाएगा, यानी कि इसी वाले बर्तन में रह जाएगा। और अशुद्धियाँ जो कि ऊपर रहना चाहती है, हल्की है, ऊपर रहना चाहती है, तो वह इस पानी के बहाव के कारण वो क्या होगी, बाहर निकल जाएंगी। इस प्रकार आपका अयस्क जो है क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी केवल आपने अयस्क शुद्ध किया। क्या किया आपने, अयस्क कैसे शुद्ध किया, तो सबसे पहले आपने अयस्क लिया और अयस्क को जल से धो दिया। हाइड्रोलिक मेथड या ग्रेविटी सेपरेशन, ये जो ग्रेविटी सेपरेशन यही है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अयस्क को डालते हैं और पानी का एक झोंका दिया जाता है, तेज़ प्रवाह करते हैं। इससे क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ हैं यानी कि धूलकण जो है वो अलग हो जाते हैं। अब ये आपका अयस्क हेमेटाइट अयस्क में ये जो हेमेटाइट अयस्क में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ भी है जो चुंबक से विकर्षित होती हैं, चुंबक से आकर्षित नहीं होती है। लेकिन आपका हेमेटाइट जो है जिससे आपको लोहा निकालना है, तो लोहा तो चुंबक से आकर्षित होता है। तो इसको हम लोग एक और विधि द्वारा यानी कि गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, तो इसमें के जो धूलकण है उसको हम लोग ने साइड कर लिया, और जो इसमें
अचुंबकीय अशुद्धियाँ हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं होती है, उनको भी हमको दूर करना है। तो उनको दूर करने के लिए आपको मैंने बताया था एक प्रोसेस यानी सांद्रण की एक और विधि थी जिसका नाम था चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण आपको याद होगा, ये 2 चक्का था, ठीक है, और इस पर एक पट्टी लगी हुई थी और यहाँ से हमने अयस्क को डाला, ठीक है, और जब अयस्क को डाला ये पट्टी घूम रही है, क्या है आपका मैग्नेट है। मैग्नेट यानी क्या है, चुंबक है, ये क्या है, मैग्नेट है। और जब आपने अयस्क को इसमें डाला तो यहाँ पे जो अचुंबकीय अशुद्धियाँ थी जो चुंबक से आकर्षित नहीं होती थी वह क्या होंगी, दूर जाके गिरेंगी, और जो आपका शुद्ध अयस्क है वह यहाँ पे आके एकत्रित हो जाएगा। इस प्रकार आपने अयस्क का सांद्रण कर लिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण करेंगे। कौन सा अयस्क, ये है हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। आपने क्या किया, आपने किया कि आपने जो अयस्क लिया उस अयस्क को सबसे पहले जल से धो दिया और जल से धो के उसमें जो भी मिट्टी के कण थे उसको दूर कर लिया। उसके बाद उसका सांद्रण आपने चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया। क्यों, क्योंकि इसमें अचुंबकीय गंदगियाँ विद्यमान थी, तो उसको हम इस पर डालेंगे तो जो चुंबकीय पदार्थ है वह चुंबकीय ध्रुव से आकर्षित होकर निकट गिरेंगी और अशुद्धियाँ दूर जाके गिरेगी। इस प्रकार आपके अयस्क से जो भी अशुद्धियाँ थी वह अलग हो गई। अब आपका अयस्क क्या हुआ, शुद्ध हो गया। अब हमने अयस्क का सांद्रण कर लिया। तो दूसरा प्रोसेस क्या है, तो दूसरा प्रोसेस ये है कि हमको करना क्या है कि आपको अयस्क मिल गया, अब अयस्क से धातु निकालना है। तो धातु निकालने में आपको 2 काम करना है। क्या करना है, तो आपको धातु निकालने में एक तो आपको धातु के ऑक्साइड में बदलना है। तो धातु के ऑक्साइड में हम क्यों बदलेंगे जी, ये ऑलरेडी ऑक्साइड में है। देखिए हेमेटाइट का क्या होता है सूत्र, Fe2O3, ये ऑलरेडी कहाँ है, ऑक्साइड में है। तो ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको ऑक्साइड में हम बदलेंगे क्यों, ये इसमें हमको जारण और निस्तापन लाना नहीं है, ठीक है ना। ऑक्साइड में हम लोग कब बदलते हैं, जब ऑक्साइड में ना हो। तो लेकिन हेमेटाइट जो है ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन नहीं कि ऑलरेडी ऑक्साइड से है। तो धातुकर्म में जो दूसरा विधि है सांद्रित अयस्क से हमको क्या धातु में बदलना, धातु कर्म बदलने के लिए सबसे पहले धातु को ऑक्साइड में बदल देते हैं और फिर ऑक्साइड से हम उसका अवकरण करा देते हैं। तो हम ऑक्साइड में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्साइड में है। तो हम इसका न जारण करेंगे ना निस्तापन करेंगे। तो ये बात हो गई कि ऑक्साइड में बदलना नहीं है। लेकिन ऑक्साइड में बदलना नहीं है तो इसमें से ऑक्सीजन को हटाना भी है। तो जब ऑक्सीजन को हटाना है तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अवकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अवकरण। अवकरण क्या है, यानी कि ऑक्सीजन हटाना ही अवकरण कहलाता है। तो हम क्या करते हैं कि आपका जो ये Fe2O3 है, ठीक है, और फिर इसमें हम थोड़ा कोक मिला देते हैं। कोक यानी क्या, कार्बन, ठीक है, और इसमें हम लाइमस्टोन जिसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, जिसका सूत्र होता है CaCO3, ठीक है दोस्तों। अब हेमेटाइट के साथ कोक मिलाएंगे और CaCO3 मिला के इस तीनों के मिश्रण को हम लोग इस वाले भट्टी में डालते हैं। ये जो भट्टी है इस भट्टी का नाम है वात्या भट्टी। क्या नाम है दोस्तों, वात्या भट्टी, ठीक है। वात्या भट्टी में नीचे ये जो इस तरह आकार होता है, ऊपर से नीचे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। नीचे टेम्परेचर अधिक होता है, जैसे यहाँ पे 2170 केल्विन होता है, ऊपर आप आइए 1570 केल्विन होगा, और ऊपर आइए 1270 केल्विन होगा, और ऊपर आइए 1070 केल्विन होगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़िएगा भट्टी में वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हमने आपको क्या बताया कि हेमेटाइट द्वारा लोहे के निष्कर्षण में हमको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अयस्क लेना है और अयस्क में जो भी गंदगी है उसको दूर करने के लिए हम अयस्क का सांद्रण करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अयस्क को धो देंगे और अयस्क को धोकर उसमें जो भी मिट्टी के कण थे उसको हमने हटा लिया। उसके बाद अयस्क का सांद्रण हम ये चुंबकीय सांद्रण विधि द्वारा हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण कर लेंगे। अब हमारा अयस्क शुद्ध फॉर्म में प्राप्त हो गया। अब अयस्क से हमको धातु को निकालना है, तो अयस्क से धातु को निकालने के लिए हमको 2 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। एक तो धातु के ऑक्साइड में बदलना, तो यहाँ पे धातु के ऑक्साइड में बदलना ही नहीं है। क्यों नहीं बदलना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्साइड में है। यहाँ ऑलरेडी इस अयस्क में ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड अयस्क ही है, तो इसको हम ऑक्साइड में नहीं बदलेंगे। तो हम दूसरा अपनाएंगे। क्या, ऑक्साइड में बदलने के बाद क्या करना पड़ता था, अवकरण करना पड़ता था। अवकरण करेंगे तब यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा और यह आपका लोहा मिल जाएगा। लोहा ही हमको प्राप्त करना है। तो लोहा मिलने के लिए हम क्या करते हैं, अवकरण करते हैं। तो अवकरण हम क्या करते हैं कि ये जो आपका अयस्क है, कौन सा अयस्क,
हेमेटाइट है। तो हेमेटाइट है, इसमें हम थोड़ा कोक मिलाते हैं, कोक यानी कि कार्बन, और इसमें थोड़ा लाइमस्टोन मिलाते हैं, लाइमस्टोन यानी क्या, चूना पत्थर, और तीनों को मिला के हम क्या करते हैं, वात्या भट्टी में ऊपर से नीचे की ओर डालते हैं। क्या करते हैं, वात्या भट्टी में ऊपर से नीचे की ओर डालते हैं। ये वात्या भट्टी है, ठीक है। कौन सा भट्टी है, वात्या भट्टी है। वात्या भट्टी में यहाँ से हम क्या करते हैं, गर्म हवा का झोंका देते हैं, हॉट एयर, क्या देते हैं, हॉट एयर। अब ऊपर से जब हम इसमें डालेंगे, क्या चीज़ डालेंगे, हेमेटाइट, कोक और लाइमस्टोन, ये तीनों को डालेंगे। तो ये जब नीचे जाएगा, तो नीचे जाने के बाद ये कोक जो है, यानी कि भट्टी के अंतर्गत क्या क्या अभिक्रियाएं होती है वो मैं आपको बोर्ड पे दिखलाता हूँ। तो भट्टी के अंदर कोक यानी कार्बन, कार्बन क्या होता है कि इसमें जलता है, ठीक है, और जलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। अब ये CO2 बनाएगा, और CO2 बनाने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा यानी कि हीट। इसी कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। कोक जो है भट्टी के अंदर जाके क्या होता है, जब आप इस तीनों ये मिश्रण को इसमें डालते हैं तो कोक क्या होता है, जलता है। कोक यानी क्या, कार्बन, कार्बन जलेगा तो क्या मुक्त करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाता है, और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, पुनः कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कार्बन से अभिक्रिया कर लेता है, कोक से अभिक्रिया कर लेता है, और क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या काम है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या काम है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हेमेटाइट से अभिक्रिया करता है। किससे, हेमेटाइट से अभिक्रिया करता है, और उसको क्या कर देता है, अवकृत कर देता है। कहाँ अवकृत कर देता है, तो लोहा में अवकृत कर देता है। और ये आपका जो CO2 है, ये जो आपका CO2 है, ये बाहर निकल जाता है, इस वाले यहाँ से बाहर निकल जाता है, और आपको इस प्रकार क्या मिल जाता है, लोहा मिल जाता है। और ये जो लोहा मिलता है आपके भट्टी के तली के नीचे पिघली अवस्था में मिलता है, जिसे हम एक पाइपलाइन के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। एक पाइपलाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और जो अशुद्धियाँ होती है वह इससे, मतलब कहने का मतलब ये जो धातु है, धातु के ऊपर जमा होती है, इस अशुद्धियों को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इस अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं, और ये जो आपका धातु, ये है आपका अशुद्धि, अशुद्धि यानी क्या, स्लेग, क्या, स्लेग, ठीक है, धातु मल। अब हमने क्या क्या किया दोस्तों, एक बार फिर से हम समझाता हूँ आपको। हमने किया कि सबसे पहले अयस्क लिया, अयस्क को हमने क्या किया, धो के साफ़ सुथरा कर लिया, और उसके बाद उसका सांद्रण हमने इस वाले विधि, यानी ये जो विधि है, इस विधि का नाम क्या है, इस विधि का नाम है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि द्वारा हमने अयस्क का सांद्रण कर लिया। अब जब अयस्क का सांद्रण कर लिया तो अयस्क क्या हो गए, स्वच्छ हो गए। अब अयस्क का सांद्रण करने के बाद हम अयस्क का रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन कैसे करते हैं, तो अयस्क में मिलाते हैं कोक, उसके बाद चूना पत्थर मिला के इसको पूरा मिश्रण को हम कहाँ डालते हैं, एक भट्टी में डालते हैं। भट्टी में डालते हैं तो इसमें जो कोक है ये जलता है, और जल के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और बहुत ज़्यादा ऊष्मा मुक्त करता है, जिसका यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कोक से अभिक्रिया कर लेता है, और क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें जो भट्टी में आपका क्या है, हेमेटाइट है ना, तीनों मिश्रण तो हम डाल लेते हैं, हेमेटाइट है। ये भट्टी में जो आपके हेमेटाइट है, हेमेटाइट को अवकृत कर देता है। कहाँ अवकृत कर देता है, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देता है, और कहाँ अवकृत कर देता है, लोहा में। ये लोहा जो है आपके भट्टी के तली के नीचे पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ, ये तो बात सही है कि चलिए हमने Fe2O3 डाला लोहा प्राप्त करने के लिए, कोक डाला जल के, यानी कि ये अवकृत करे इसलिए हमने इसको कोक डाला, लेकिन यहाँ पे हमने चूना पत्थर क्यों डाला, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन खटक रहा है कि हमने चूना पत्थर क्यों मिला के डाला। तो दोस्तों उसको भी देख लीजिए। तो भट्टी के अंतर्गत एक और अभिक्रिया होती है, जैसे ये जो आपका धातु मिला, यहाँ पे जो नीचे तली के नीचे धातु है, धातु मिला, तो ये धातु जो है, यानी कहने का मतलब धातु के ऊपर कुछ गंदगियाँ होती हैं, ठीक है। गंदगियों के रूप में जैसे मान लीजिए कि आपको CaCO3 डाले हमने, तो CaCO3 जब डालेंगे हम, तो CaCO3 डालेंगे तो कहाँ टूटेगा, CaO और CO2 में। तो ये गैस है तो ये तो फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मिला क्या हमको, CaO, क्या मिला, CaO। अब इस धातु के ऊपर ये जो पिघली हुई धातु मिली है, धातु के ऊपर क्या है कि कुछ गंदगियाँ हैं। क्या है, कुछ गंदगियाँ हैं, यानी कि सिलिका है। क्या है, सिलिका। तो इस सिलिका से अभिक्रिया करके, इसको बोलते हैं हम लोग सिलिका, गंदगियों के रूप में क्या है, सिलिका, अशुद्धि के रूप में, इम्प्योरिटी है इस धातु के ऊपर, ये अशुद्धियाँ हैं। तो इससे ये अभिक्रिया करता है और बना लेता है CaSiO3, यानी कि ये बना लेता है आपका धातुमल।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्लेग भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चूना पत्थर हमने क्यों डाला था, तो जो आपका धातु मिलेगा, यानी कि धातु यानी कि लोहा पिघली अवस्था मिलेगा, उसके ऊपर अशुद्धियों के रूप में, इम्प्योरिटी के रूप में क्या होता है, सिलिका होते हैं। तो इन सिलिका को अगर सिलिका को नहीं हटाएंगे तो उसके साथ साथ ये भी चला जाएगा। तो इस सिलिका को हटाने के लिए हम लाइम स्टोन का यूज करते हैं। तो लाइम स्टोन यानी कि गंदगी को हटाने के लिए, तो गंदगी क्या, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को हटाने के लिए हम लोग लाइम स्टोन का यूज करते हैं। तो मैट्रिक्स को हटाने के लिए, अशुद्धियों को हटाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसको दोस्तों क्या कहते हैं, उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो यहाँ पे हम लाइम स्टोन का यूज किस लिए किए थे, फ्लक्स के रूप में किए हैं। किस रूप में किए हैं, फ्लक्स के रूप में, ताकि ये क्या करे कि हमारे गंदगी से अभिक्रिया करे। फ्लक्स जो है गंदगी से अभिक्रिया करता है और धातु मल के रूप में यानी स्लेग के रूप में बाहर निकलता है। अब रही बात, प्रश्न आ रहा है कि स्लेग ऊपर क्यों रहता है, तो स्लेग इसलिए ऊपर रहता है क्योंकि ये धातु से हल्का होता है, ऊपर होता है। इसका फ़ायदा उठा के हम लोग इसको इधर से अलग कर लेते हैं और धातु इधर से अलग हो जाती है। इस प्रकार हमारा लोहे का निष्कर्षण हो जाता है, लोहे का आपका लोहा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जिस सांचे में हमको डालना है ढाल के हम उसका यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका लैंग्वेज हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका लैंग्वेज मैं पढ़ता हूँ। हेमेटाइट द्वारा लोहे का निष्कर्षण में निम्न चरण होते हैं। एक तो सबसे पहले अयस्क का सांद्रण, यानी कि अयस्क में जो भी गंदगियाँ हैं उसको दूर करना। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम अयस्क का जो मतलब अयस्क जो है उसको पहले हमको तो महीन कर देना है, यानी कि कूट के तोड़ के इसको क्या कर देते हैं, महीन कर देते हैं, पीस कर उसको महीन कर देते हैं। उसके बाद जो महीन चूर्ण है उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं, यानी कि जो भी धूलकण है, मिट्टी के धूलकण हैं, उसमें उपस्थित मिट्टी के धूलकण को हटा लेते हैं। कैसे हटा लेते हैं, तो धोकर हटा लेते हैं। तत्पश्चात उसका सांद्रण करते हैं। उसका सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है, चूँकि उसमें अचुंबकीय अशुद्धियाँ होती है तो उसको साइड करना हो तो हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा उसका सांद्रण कर लेते हैं। उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण द्वारा हम सांद्रण कर लिए हैं। ये ऑलरेडी जो अयस्क है धातु के ऑक्साइड में बदला हुआ है, तो यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन करते हैं, यानी कि अपचयन करते हैं, यानी कि अवकरण करते हैं। तो सांद्रित अयस्क में हम क्या मिलाते हैं, थोड़ा कोक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कोक मिलाते हैं, चूना पत्थर मिलाते हैं और मिलाकर मिश्रण को हम क्या करते हैं, ऊपर से मतलब ऊपर से नीचे की ओर भट्टी में डालते हैं। क्या क्या मिला के, तो Fe2O3 में, यानी कि ये आपका क्या हेमेटाइट है, इसमें थोड़ा कोक मिलाएंगे। कोक के साथ हम क्या मिलाएंगे, लाइम स्टोन, यानी कि CaCO3, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, लाइम स्टोन मिला के हम क्या करते हैं, इसको वात्या भट्टी में ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं, यानी कि डालते हैं, नीचे की ओर डालते हैं। भट्टी के अंदर अभिक्रियाएं होती है, तरह तरह की अभिक्रियाएं होती है। क्या होता है कि भट्टी के तली के निकट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जाएगा कोक, तो कोक क्या होता है, जलता है, ब्लास्ट करता है, यानी कि जलता है। और भट्टी के तली के निकट कोक जलता है, कोक यानी कि कार्बन जलता है, जलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कोक जलता है कहाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और क्या करता है, बहुत सारा ऊष्मा मुक्त करता है, जिस कारण यहाँ का टेम्परेचर 2200 केल्विन हो जाता है, यानी 2170, यानी कि मान के चलिए 2200 केल्विन हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस भट्टी के मध्य भाग में क्या होता है, कोक को यानी कि कार्बन द्वारा अभिक्रिया करता है, कोक से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो इसके बाद और देखते हैं लैंग्वेज उसको। भट्टी के ऊपरी भाग में, यानी कि यहाँ पे ये जो आपका बना, इसके पहले आपने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, वह इसको यहाँ से ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन को हटा देता है, यानी कि हेमेटाइट को लोहे में परिवर्तित कर देता है। यहाँ से जो है ऑक्सीजन को हटा देता है और इसको कहाँ बदल देता है, लोहा में बदल देता है। और ये लोहा पिघली अवस्था में भट्टी के तली के नीचे मिलता है, जिसको हम क्या करते हैं, एक पाइपलाइन के द्वारा, यानी कि एक छिद्र द्वारा हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब रही बात कि हमने देखा हेमेटाइट, तो देख लिया कि हेमेटाइट का इसमें क्या मतलब, हेमेटाइट कैसे कार्य किया, कोक कैसे कार्य किया, लेकिन लाइमस्टोन इसमें हमने क्यों डाला था, इसको भी देख लेते हैं। तो लाइमस्टोन फ्लक्स की तरह कार्य करता है। तो फ्लक्स का कार्य क्या है, तो अशुद्धियों के साथ इम्प्योरिटी जो है, इम्प्योरिटी के साथ यह अभिक्रिया करता है और स्लेग के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटी थी उस इम्प्योरिटी से लाइमस्टोन अभिक्रिया करता है। तो कैसे करता है, तो जिस लाइमस्टोन का सूत्र क्या होता है, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूटेगा CaO और CO2 में। तो ये CO2 जो है गैस है, ये गैस बन के बाहर निकल जाएगा, बचा का CaO। तो CaO जो है, और इसमें जो अशुद्धियाँ हैं, यानी कि इसमें जो अशुद्धि है, अशुद्धि के रूप में क्या है, तो अशुद्धि के रूप में आपका इसमें सिलिका है। सिलिका का सूत्र होता है SiO2, उससे ये अभिक्रिया करता है और बनाता है CaSiO3। इसको बोलते हैं हम लोग
अब मान लीजिए कि ये जो है आपके अशुद्धि से अभिक्रिया करा, कौन? फ्लक्स। फ्लक्स जब आपके अशुद्धि से अभिक्रिया करता है तो एक तीसरे हल्के पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने लोहे का हेमेटाइट द्वारा निष्कर्षण किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि हेमेटाइट द्वारा लोहे का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हेमेटाइट का सांद्रण करते हैं, यानी कि हेमेटाइट के अयस्क के महीन चूर्ण लेते हैं और उसमें जो भी गंदगी विद्यमान है यानी कि मिट्टी के कण हैं उसको धो के साफ कर लेते हैं। उसके बाद उसका सांद्रण हम किसके द्वारा करते हैं? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा उसका सांद्रण करते हैं। उसके बाद अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं, यानी अयस्क साफ सुथरा हो जाता है। फिर अयस्क साफ सुथरा हो जाने के बाद अयस्क का हम रिडक्शन करते हैं, अवकरण करते हैं। तो रिडक्शन करने में हम क्या करते हैं? एक वात्या भट्टी लेते हैं और क्या करते हैं कि अयस्क जो है, कौन सा अयस्क है आपके पास? हेमेटाइट अयस्क है। तो हेमेटाइट में कोक मिला देते हैं, कोक मिला के लाइमस्टोन मिला देते हैं, लाइमस्टोन मिला के तीनों चीज़ मिला के मिश्रण को वात्या भट्टी में ऊपर से नीचे की ओर डालते हैं। ऊपर से नीचे की ओर डालेंगे तो क्या होगा कि भट्टी के यहाँ पे क्या होगा कि कोक के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बहुत सारा हीट उत्पन्न होगा। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है पुनः कार्बन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके हेमेटाइट को क्या करता है? रिड्यूस करता है, यानी कि भट्टी के तली के निकट कार्बन जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भट्टी के सिरे के निकट हेमेटाइट से अभिक्रिया करके यानी कि उसको रिड्यूस करता है, उसको अवकृत कर देता है। कहाँ? लोहा में। ये लोहा पिघली अवस्था में भट्टी के तली के नीचे प्राप्त होता है, जिसे हम एक छिद्र द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद आपकी जो इसमें अशुद्धियाँ हैं, यानी कि इसमें जो सिलिका है अशुद्धि के रूप में, तो उसको हटाने के लिए इसमें हमने लाइमस्टोन का प्रयोग किया था। लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये उस अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करके एक हल्के द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करता है जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लेग कहते हैं। तो ये हमारा हेमेटाइट द्वारा लोहे का निष्कर्षण था। तो दोस्तों ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मैं फिर आप लोगों से आने वाले समय में यानी कि आने वाले वीडियो में मैं एक और जो धातु है उस धातु के निष्कर्षण के साथ मिलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।